हेलो बच्चों, कैसे होंगे। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में और डिस्टेंस वेक्टर के बारे में पढ़ा था। अब हम उसको रिकॉल करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर उसे कहते हैं जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइंड करते थे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन को कहलाता था। उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते थे। जैसे कि हमें लास्ट टाइम में देखा था, अगर सपोज मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये पॉइंट 2,3 है, तो ये क्या है 0,0, और यहाँ से यहाँ ओरिजिन से लाने वाला इस वेक्टर क्या बोलते वेक्टर थे, पोजीशन वेक्टर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक, इस पोजीशन वेक्टर वाले क्या आता था हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट का आई कैप और वाई कोऑर्डिनेट का जे कैप। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया था। ठीक है, अगर बात करूँ, एक पॉइंट और है जो यहाँ पे 4,6, तो यहाँ से यहाँ जब वेक्टर होगा उसको हम क्या वेक्टर बोलते, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लिखने का तरीका क्या होता था, इस वाले कोऑर्डिनेट को इस वाले कोऑर्डिनेट से माइनस करते थे और उसके नाम के साथ जोड़ देते थे। ठीक है, इसका x है 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप, तो कुल मिला कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप आंसर हमारा है। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमने लास्ट टाइम तक पढ़ लिया था, बस रिवाइंड करने के लिए आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं, आपको याद आ जाता है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्शन तो हमने आई जे के कैप मान लिया था। ठीक है, इसको नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये ईस्ट, ये क्या ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है। ठीक है, सपोज अगर किसी को आपको बताना है कि यहाँ से आगे जाना, आगे से वहाँ पे एक मोड़ आएगा और उस मोड़ से तुम्हें राइट टर्न लेना है, राइट टर्न से फिर लेफ़्ट टर्न लेना है, और लेफ़्ट टर्न के सामने जो रेड कलर का घर होगा वो मेरा घर होगा। ठीक है, तो हम क्या जियोग्राफिकल डायरेक्शन बताते थे किसी भी इंसान को पर्टिकुलर डायरेक्शन का बताने के लिए, कि अगर मान लो कोई भी पर्सन जिसको डायरेक्शन नहीं पता है और उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, सपोज कोई पर्सन इधर जा रहा है, तो कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा है, इधर जाएगा तो मैं बोलूँगी ईस्ट में जाएगा, इधर जाएगा तो मैं बोलूँगी साउथ में जा रहा है, और इधर जाएगा तो मैं वेस्ट में जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, नहीं नॉर्थ में गया, नहीं ईस्ट में गया, नहीं साउथ में गया है, ना ही वेस्ट में गया है। ठीक है, और एक बार और, ये मैंने उस दिन बताया था, ये कहाँ पे होता है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमने उस दिन एक को सेट किया था, ये नॉर्थ था। ठीक है, ये नॉर्थ था, इसको ऐसे घुमाया था, देखना ध्यान से देखना,
इसको मैंने ऐसे घुमाया तो ये इधर में नॉर्थ आया, ये इधर क्या था, ये क्या था, ये नॉर्थ था, ये क्या था, साउथ था, ये वेस्ट था, ईस्ट था। इधर मैंने इसको ऐसे घुमा, सॉरी, इसको मैंने नॉर्थ माना, इसको मैंने साउथ माना, इसको वेस्ट माना, इसको ईस्ट माना, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है। ये नॉर्थ इधर चलाया, ये साउथ इधर चलाया, ये वेस्ट था, ये वेस्ट ऐसे रह गया, ये ईस्ट ऐसे रह गया। तो अगर हम किसी भी एक डायरेक्शन को टर्न करते हैं तो हॉरिजॉन्टली क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब बताया था ना, ये पर्सन नॉर्थ में जाए, ईस्ट में चले, साउथ में चले, वेस्ट में चले। कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है ना भाई, बीच में भी तो जा सकता है। अब हम कैसे उसको पता करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान है, ये 45 डिग्री पे ईस्ट नॉर्थ के सेंटर में चल रहा है, ठीक है। ये ना ही ईस्ट में जा रहा, नहीं साउथ में जा रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ईस्ट नॉर्थ, या फिर नॉर्थ अगर दोनों साइड सेम एंगल बनाए, इधर 45 इधर 45, तो 90 डिग्री हो जाएगा, डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अगर मैंने बोला चलो 45 डिग्री पे चलता तो कुछ और अदर एंगल आ जाता है, ठीक है। सपोज मानो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कोई इंसान घूम रहा है इधर, है ना। अभी तो एग्जांपल लिया था इसको, थर्टी 7 डिग्री घूम रहा है। अगर इंसान का वेलोसिटी डायरेक्शन या फिर कुछ भी रिप्रेजेंट करना हो या फिर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। ये किधर जा रहा है, साउथ से 37 डिग्री बना के ईस्ट की तरफ, ठीक है। साउथ से 37 डिग्री बना के किधर, ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 7 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। थर्टी 7 डिग्री क्या हुआ, ईस्ट से साउथ की तरफ। जो लास्ट में लिखा होता है क्या होता है, वो एंगल होता है, ठीक है। सपोज मानो ये ऐसा है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। वीडियो को पॉज करके तुम अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। सपोज मानो हमने एक ऐसा एंगल बनाया, ये 53 को माना, ठीक। कोई व्यक्ति इधर जाएगा, इस डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये जहाँ इधर आए कितना एंगल डिग्री बना, 53 डिग्री, ठीक है। किधर से, वेस्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट। 53 एंगल क्या बनाया, एंगल नॉर्थ बनाया है, तो नॉर्थ को लास्ट में लिखेंगे, वेस्ट। ये हमारा आ गया। जिससे याद रखना, मैं लिख देती हूँ, जिससे एंगल बनेगा उसको हम लास्ट में लिखना है। अगर ये 53 से जा रहा है तो ये वाला कितना होगा, 37। तो ये दोनों जो कितना आएगा, 90 डिग्री,
ठीक है। 37 डिग्री वेस्ट से बनाए या फिर नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ से बनाए, ठीक है। बात तो बराबर की 90 एंगल आ रहा है। वन मिनट होल्ड। इसके 4 को छोड़ के अगर बीच में भी गया हो तो उसका डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। अब आप समझ गए। एक और एग्जांपल ले लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये मान लो 80 डिग्री है, ठीक है। अब देखो कि ये ईस्ट से साउथ की तरफ कितना डिग्री बनाएगा, 80 डिग्री बनाया। तो 80 डिग्री किस एंगल से बना रहा है, ईस्ट से, ईस्ट की तरफ से बना रहा है। तो ईस्ट को हम लास्ट में लिखेंगे, पहले क्या आएगा, साउथ आएगा। पहले कौन आएगा, साउथ। जो भी एंगल बनाएगा, जिससे एंगल बनता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। लास्ट में ईस्ट लिखेंगे, ईस्ट से बना रहा है और इससे बना रहा है, उसके बाद हम उससे पहले साउथ को लिखेंगे। किधर भी अब एंगल दे दे तो हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के टर्म लैंग्वेज भी दिया हो तो कैसे हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में। देखो, अ कार इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड with angle 53 डिग्री। ये वाला हो गया। तो आप साउथ ऑफ वेस्ट मान लें, ठीक है। अब हम पहले डायरेक्शन बनाएं। वेस्ट ईस्ट, ओके। ये 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो किधर से बनाएगा। जब मैंने कहा था वेस्ट को पहले पकड़ूंगा मैं, बिकॉज वेस्ट से बना रहा है साउथ की तरफ। कितना एंगल, वेस्ट से 53 डिग्री बना रहा है किसकी तरफ, साउथ की तरफ। ये वेस्ट है, ठीक है। किधर मूव करना है, साउथ की तरफ। कितना डिग्री, 53 डिग्री है। तो इसको मूव किया मैंने, यहाँ पे आया 53 डिग्री की वैल्यू पूछा जाए। स्पीड क्या, 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है स्पीड। इस वेक्टर का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस कार की मूवमेंट की स्पीड को रिप्रेजेंट कर दिया विद डायरेक्शन के साथ, ठीक है। डायरेक्शन के साथ साथ देखेंगे आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर मैं सपोज वालों कोई वेक्टर है, एक वेक्टर है a 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मान लो, ठीक है। ऐसा है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के उसको जो x होगा उसका स्क्वायर, जो प्लस जो y होगा उसका स्क्वायर, प्लस जो z होगा उसका स्क्वायर और अंडर रूट करते थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। 2 का स्क्वायर, एक्स में कौन है 2, 2 का स्क्वायर 4, वाई के जगह कौन है 3, 3 का स्क्वायर 9, जेड के जगह में कौन है 4, 4 का स्क्वायर 60। इसका क्या सम करेंगे 60 4 9,
तो इसका आ जाएगा द रूट 416 425 और हमारा क्या आएगा 5 आ गया। ठीक है, यूनिट। एक और टॉपिक है बच्चा वेक्टर को अच्छे से समझने के लिए, वो होता है रेजुलेशंस। नेक्स्ट पेज में करते हैं। रेजुलेशंस ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर को रिजॉल्व करना है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। मैं आपको शॉर्ट सर्किट की तरीके से समझाता हूँ कि सपोज मान लो ये एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है, अगर कोई वेक्टर ऐसा है, ठीक है, एफ फोर्स है, ठीक है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों में इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ से एंगल उसका थीटा है, ठीक, कितना एंगल बना थीटा, ठीक। अब ये जो है ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट क्या है एक्स एक्सिस, एक्चुअल में होता है क्या है एफ कॉस थीटा, और इधर में कितना होगा एफ साइन थीटा। ये कैसे आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक्स एक्सिस में निकालेंगे तो एफ कॉस थीटा और वाई में निकालना तो वाई साइन थीटा। ठीक है, ये समझ में आया। सपोज मान लो एग्जाम्पल की तरफ एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है 3i प्लस 4j मान लेना। ठीक है, इसका हमें क्या निकला, सॉरी क्या निकालना है, कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस 3 एंड कंपोनेंट इन वाई एक्सिस 4। रियल मैग्नीट्यूड की बात करें एक्स एक्सिस की तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 5 आएगा। ठीक है, एक मिनट सॉरी यहाँ पे मैं 25 आया था, सॉरी यहाँ पे 29 आएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 29 आएगा। ठीक है, ठीक है, 5 हमारा वेक्टर आ गया। अब इसको मैंने इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में या एक्स और वाई में दिया ही था, उसको फाइंड कर लिया मैं। ठीक है, अब एक वेक्टर लेता हूँ जो 5 है, उसको रिप्रेजेंट करके फिर मैं उसको कंपोनेंट तोड़ करके दिखाता हूँ आपको कि रेजुलेशन किस तरीके से होता है किसी वेक्टर का। ठीक, ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो इस तरीके से एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, एक्स में कितना था यहाँ पे 3, के 3,4 है, ये वाला क्या हमारा था वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 आया। ठीक,
ये 5 कैसे पता पड़ेगा? मैग्नीट्यूड इसका 5 आएगा। चलिए फाइंड करते हैं। एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा? 3। और वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए? 4 में वाई में चला। ये एंगल कितना है? 90 है। और क्यों मिलाएंगे 3 4 क्या हो जाएगा? 5। कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस हम लगा दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वही पोजीशन वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ये जो एक वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है, तो आपको यहाँ से देख के पता पड़ जाएगा। आप लोग को शायद 10th में पढ़े होंगे ट्रायंगल निकालना, तो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। 10th में जो पढ़े थे आप, देखो कैसे निकाल। मान लो ट्रायंगल है, इसका साइड क्या 3 स्टैंडर्ड है, ये 3 है, ये क्या है 4 है। मान लो ये एंगल कितना थीटा, ये एंगल कितना है 90। पाइथागोरस लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा? 5। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके इसको फाइंड करना है। साइन थीटा कितना? देखो फिर से तो याद रहा, तो पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोल सोना चांदी तो। ठीक है, तो सोना चांदी तो हमें साइन थीटा निकालना है। तो पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी बाई एच। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है? 4। ठीक है, हाँ, और हमारा हाइपोटेनस कितना है इसका? परपेंडिकुलर 4 और इसका हाइपोटेनस 5। तो क्या आएगा? 4/5। हमें कॉस थीटा का निकालना है, तो क्या आता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा? बेस हमारा क्या है? देख लो, बेस हमारा क्या है? 3। ठीक है, तो 3/5 आ गया। ठीक है, अब हमें tan थीटा निकालना है। P/B। (2/3). ठीक है, ये देखिए, ये 4/5 आया था, इसका थीटा क्या होता है? 53 स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो फिर ये एंगल कितना है? 37 डिग्री स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो साइन 53 डिग्री और कॉस 53 और tan 53 डिग्री। अब हमें साइन 37 का निकालना है। 37 का इसका, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? 3 और हाइपोटेनस 5। कॉस 37 डिग्री का निकालना है, तो कॉस 37 का वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉस, ठीक है, कॉस का क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस का क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या आ जाएगा? कॉस का 4/5। 10 का क्या आ जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है, तो 37 डिग्री के एंगल पर देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर कौन है? 3 और इसका हाइपोटेनस बेस कौन है? 4। 3/4 हमारा आ गया। ठीक, अब हम वैल्यू देके फाइंड करते हैं। देखो जो वेक्टर था ना, अभी ये जो वेक्टर है, दो वेक्टर का जनरेट हो सकता है। एक ये वाला वेक्टर, मान लो ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है?
x में 3 और ये c वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 4 आया था। ऐसे कंपोनेंट के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे तो y ये क्या है 4 और ये 3 है, ये कितना आया था 5, ये 4 है, ये 3 है, 5 है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या आएगा 53। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा क्वेश्चन में। देखो तो मान लो ये 5 है, ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री। ठीक, और x ये हुआ है और कुछ नहीं दिया रहेगा, और हमें कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू कितना है 5, एंगल कितना 53, किससे बना है x से। अगर हम कंपोनेंट इसकी वैल्यू क्या थी, इसे कैसे निकालते f cos थीटा, ये f sin थीटा, एक्सेस में निकालना है क्या 5 cos थीटा, थीटा कितना 53 लिखना है, तो 5 cos 53 का वैल्यू कितना होता है, देखो 3/5, 5 से 5 कट गया तो 4 से, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कंपोनेंट ऑफ y एक्सिस, ठीक है, तो y एक्सिस में निकालना है कितना कंपोनेंट इसका 5 का, 5 f sin थीटा, 5 f sin थीटा, f की वैल्यू कितनी है देखो 5, साइन के बाद 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 होती है, तो हमारा 4 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो हमारा 4 न्यूटन आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फाइंड आउट दी एफ नेट इन वेक्टर फ्रॉम y, ये x, ये 53। ठीक है, मानते हैं एक कंपोनेंट यहाँ पे F2 6 न्यूटन, ये F2 है तो ये F1 है, F1 का वैल्यू मान लें 20 न्यूटन। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वेक्टर, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक कंपोनेंट तोड़ के सॉल्व करते पहले। इसको बोलेंगे आई कैप, इसको बोलेंगे जे कैप, इसको बोलेंगे माइनस आई कैप, और इसको बोलेंगे माइनस आई कैप। तो इसको कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ना ही एक्स में है ना ही वाई में है, बट इसका कंपोनेंट हम नहीं तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या माइनस वाई में है, तो इसको कंपोनेंट तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो बीच में तो दोनों में जाएगा, थोड़ा एक्स में भी जाएगा, थोड़ा वाई में भी जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट तोड़ के हम उसको चेक करेंगे, तो इधर में कितना होगा f cos थीटा, तो f1 cos थीटा, f की वैल्यू कितनी है 20, cos थीटा 53 दिया हुआ, 53 का वैल्यू कितना होता है 3/5, तो 5 4 आधा का 4 3 12 न्यूटन। इसका निकालना है F1 sin थीटा, F की वैल्यू 20 न्यूटन दिया हुआ है, और sin थीटा कितना दिया हुआ है, sin का वैल्यू कितना आएगा 53 डिग्री के ऊपर 4/5, तो ये कर जाएगा कितना 5 4 5 4 20
सर 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 16 न्यूटन। अब इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगा। जिसका कंपोनेंट तोड़ चुका हूँ उसकी कहानी ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है उसको हम घर में नहीं रखते हैं। तो इसने कंपोनेंट तोड़ दिया तो इसको अब हम घर में नहीं रखेंगे, इसको हम दोबारा ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसका कंपोनेंट आया एक्स में और इसमें और वाई में आया था। एक्स का वैल्यू ये आ चुका है और वाई का वैल्यू ये आ चुका है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ में। एक्स वाई जेड में कौन कौन है? वाई एक्स, इसमें कितना फोर्स अवेलेबल है? एक्स में 12 न्यूटन, ओके। और वाई में कितना? 16 न्यूटन। और इसमें कितना? 6 न्यूटन। ये 3 फोर्स है, ये एक्स एक्सिस में, ये भी एक्स एक्सिस में और ये वाई में। अगर मैं बोलूँ F1 की वैल्यू कोऑर्डिनेट में लिखूँ तो कितना लिखाएगा? एक्स में कितना? F1 का वैल्यू 12 और सॉरी एक्स एक्स में वाई कैप, सॉरी आई कैप प्लस वाई में कितना है? जे कैप 16 जे कैप, यानी कि F1 हमारा एक्स और वाई में आ चुका है। ठीक है, F1 किस में आ चुका है? एक्स में और वाई में। और F2 की वैल्यू कितनी है? कंपोनेंट तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक्स में ही सिर्फ था। और ये जो 6 न्यूटन किस में है? वाई में है कि माइनस वाई में है? तो ये किस में है? माइनस वाई में है। -6 किधर है? वाई की तरफ, तो जे कैप। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? -6 जे कैप। ठीक है, अगर दो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लगा है, एक थोड़ा इधर लग रहा है, एक थोड़ा इधर लग रहा है, तो ये दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो बड़ा कौन होगा? अगर एफ नेट मेरे को निकालना है तो क्या लिखेंगे? F1 प्लस F2। ठीक है, F1 कितना है हमारा? 2 i कैप प्लस 16 j कैप प्लस -6 j कैप। तो क्या आ जाएगा? 12 i कैप प्लस 10 j कैप। ठीक है, तो हमारा एफ नेट क्या आएगा? 12 i कैप प्लस 10 j कैप। ठीक है, अब हम इधर एफ नेट अगर हम मैग्नीट्यूड इसका, अब मेरा मन कर रहा है इसको हमने एफ नेट के फॉर्म में निकाल दिया था, अब इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालना। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसे निकाला था? मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक्स है यहाँ पे, वाई भी है और बट यहाँ पे जेड अवेलेबल नहीं है, तो कितना आएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 10 का स्क्वायर 100, कितना आएगा? 244 यूनिट आ गया हमारा। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी। कंपोनेंट के फॉर्म में उसको ब्रेक करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इन जनरल फॉर्म में निकालना है, अगर सपोज माना हमें जनरल फॉर्म में निकालना है, इन जनरल क्या लिखेंगे इसको हम? देखो, ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, ये एफ है। ठीक, एफ इन कंपोनेंट फॉर्म लिखा जाएगा, तो ये मान लो थीटा है, तो एक्सिस में क्या लिखते हैं? एफ कॉस थीटा
और इधर में कितना जाएगा एफ साइन थीटा मान लो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो 20 लिखा हुआ है तो इसकी कंसिडर एक्स में क्या लिख देते हैं एफ कॉस थीटा, और इसमें एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ एफ माने हैं तो हम एफ कॉस थीटा, और किस एक्सिस में, आई एक्सिस में तो आई कैप, और ये किस में है वाई एक्सिस में तो जे कैप। सटे हुए साइड को कॉस थीटा, हटे हुए साइड को साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, इसका हम एफ को क्या बोला जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में, एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म आ गया, इन जनरल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब मान लो सपोज कि कोई एक्सिस इस तरीके से ना हो के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ना हो के कुछ रह दो। ठीक है, एग्जाम हॉल में कैसे आपकी कोई भी टीचर कॉपी काट देते हैं, वैसे मैंने काट दिया। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जरूरी थोड़ी है कि हमारा एक्सिस ऐसा हो, जरूरी थोड़ी हमारा एक्सिस ऐसा ही हो, ऐसे भी तो हो सकता है भाई। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है फोर्स है। इसको कितना मानते हैं 20, मानने में क्या ज़रा कुछ भी मान सकते हैं आप। ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे एक्स में जाता है, क्वेश्चन पर लिख लो, फाइंड द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। हमें वेक्टर को कैसे फॉर्म में निकालना है, कंपोनेंट फॉर्म में निकालना है। अब क्या करना है, उसे निकालेंगे जिस साइड के साथ एंगल बना होता है उसमें कौन जाएगा कॉस थीटा, दोनों के साथ कौन जाएगा साइन थीटा। कौन से साइड के साथ बना हुआ है, एक्स के साथ बना हुआ है, तो एक्स में जाएगा तो क्या लिखेंगे एफ कॉस थीटा। तो एफ कितना देगा 20, कॉस थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री का, √3/2, तो कितना आ जाएगा 10/, हाँ। अब उसके परपेंडिकुलर लाइन में ये जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन में तो ये क्या था एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू 20, साइन 30 की वैल्यू कितना आता है 1/2, कटे कितना आया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन किधर इधर आया, इधर देखेंगे तो 20 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, तो कट के हमारा 10√3। ठीक है, इसको एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। देखो एक्स क्या एक्स नीचे है, तो इधर में क्या है, इधर में सॉरी इधर कौन है एक्स एक्सिस, लेके वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ठीक है इधर नीचे है। ठीक है, और ये उसके परपेंडिकुलर है, इसको हम एफ को रिप्रेजेंट करना है तो कंपोनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे √3 आई कैप। ठीक है, अपोज कर रहा है मतलब उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस लगेगा -10 जे कैप। ठीक, फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे माइनस क्यों आया, वाई क्या नीचे है और ये किधर है ऊपर है, इसके उल्टे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो ये हमारा क्या आ गया कंपोनेंट फॉर्म में आ गया। ठीक है, √3 -10 जे कैप, ये हमारा एफ के फॉर्म में आ गया। आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। ठीक है, और चाहते तो मैं एक और क्वेश्चन आपको दे जाती हूँ पहले, सेम प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चंस ठीक है, बस थोड़ा एंगल चेंज कर देते हैं
और फोर्स को चेंज कर देती हूँ, एक्स वाई। यहाँ पे एंगल 37 मान लो, यहाँ पे √4, नहीं सॉरी √ नहीं मानते हो, 6 आ जाता है, ठीक है। अब इसको आप फाइंड करके लाइएगा, समझे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ और मंगल हो और आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, और अच्छे से लेक्चर को देखिए। और जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिले, PYQ हो या फिर कोई सा भी मॉड्यूल हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का, मोशन का, या फिर PW का, या फिर वेदांता का, आकाश का, अनअकैडमी का, परिश्रम का, ठीक है, जिस गुरुकुल का, फिर मेंटोर का, जिसका जहाँ का भी आपको मॉड्यूल मिले वहाँ का क्वेश्चन बना ले। और PYQ ज़रूरत इम्पॉर्टेंट है अटैम्प्ट करना। और आप हो सके तो NCERT नहीं पढ़ना है, NCERT में क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड का भी एग्ज़ाम देना है। बोर्ड में तो NCERT पढ़ना ज़रूरी होता है, तो आप बोर्ड के लेवल में उसमें क्वेश्चन मिल जाएगी आपको NCERT के, तो वो भी उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और NCERT का एग्जाम्पलर आता है फिज़िक्स का, वो भी आप हो सके तो कर लीजिएगा। बट आप PYQ कर लेंगे ना नेट के, तो वही बहुत बड़ी बात है। बोर्ड के लिए भी PYQ कर लीजिएगा। ये करेंगे तो वो आपका फिज़िक्स कंप्लीट हो जाएगा। और आप क्वेश्चन कीजिए वेक्टर का, मैंने बता दिया कहाँ से करना है, PYQ कर लेना। और NCERT से क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें से भी कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगल रहे।